Assalamu alaikum and a very warm welcome at UXL ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म जिसके रिसर्च पार्टनर है नॉलेज टावर। और आज हम ऑफिस मैनेजमेंट के ओरिएंटेशन सेशन में जो है वो फर्दर इंफॉर्मेशन लेंगे कि किस तरीके से ऑफिस मैनेजमेंट की जो सर्टिफिकेशन जो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपके करियर को कैसे बेनिफिट करेगी और आपकी करियर ग्रोथ में कैसे ये एक एडिशन होगी, वैल्यूएबल एडिशन होगी। और अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द एजेंडा ऑफ टुडेज मीटिंग। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जानेंगे ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट। विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कोर्स आउटलाइन ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट। देन विल बी डिस्कसिंग अबाउट द लर्निंग आउटकम्स। Upon learning outcomes completion, we'll be discussing about the immense career growth opportunities that this office management course will offer to you. How will the program work? Program schedule क्या है और प्रोग्राम की ड्यूरेशन क्या है, इसके बारे में जानेंगे। अबाउट यूएक्सएल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म के बारे में जानेंगे जिसके ऊपर आपको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। विल बी ऑल्सो डिस्कसिंग अबाउट द फैसिलिटेटर्स प्रोफाइल एंड फाइनली विल बी डिस्कसिंग अबाउट द स्पेशल ऑफर एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। Here I would like to welcome to Mr. Faizan, who will be walking you through the whole outline of this course and the learning outcomes, and then we will proceed further about how the program will be. So with that, I would really like to welcome now Mr. Faizan to please continue the session and provide an introduction to office management and learning outcomes and career growth opportunities. Thank you. Over to you, Faizan sir. Thank you, Farhan. Assalamu alaikum. कैसे हैं आप लोग? Let's move further. Moving onwards from agenda towards the first slide that is called soft skills. Do you have any idea? हमारे साथ यहाँ फिजिकल सेशन में मौजूद हैं हमजा मुमताज साहब, जो आपकी तरह इस ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करेंगे एंड फिर डिसाइड करेंगे ये अपने करियर पाथ को इंशाल्लाह। सॉफ्ट स्किल्स के बारे में मुझे थोड़ा सा बताएंगे आप लोग के सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं, व्हाट आर सॉफ्ट स्किल्स। अपने स्किल्स को ढूंढना हमजा साहब कहते हैं कि सॉफ्ट स्किल्स हैं। तो मैं चाहूंगा कि ऑनलाइन वाले भी मुझे इसकी डेफिनेशन जरूर बताएं। एनी डेफिनेशंस, देखिए यहाँ पे सवाल जवाब हो रहे हैं लर्निंग के लिए, ठीक है, इम्प्रोवाइजेशन के लिए। जरूरी नहीं है कि परफेक्शन हो, बिल्कुल सही जवाब हो सारे, क्योंकि हम सब अपने अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए यहाँ मौजूद हैं, राइट। अच्छा, स्किल के बारे में तो हमें पता होता है। याद रखिएगा, दुनिया में दो चीजें होती हैं, एक स्किल और एक क्वालिटी। एक स्किल और एक क्वालिटी, खूबी और सलाहियत, इसमें फर्क होता है। इसमें क्या फर्क होता है? अल्लाह जब हमें पैदा करता है ना, तो हमारे अंदर कुछ खूबियां और खामियां रख देता है, ऐसे ही है। जो क्वालिटीज होती है ना, क्वालिटीज, उसकी डेफिनेशन ये है कि वो जिंदगी में बनाई नहीं जा सकती, वो गॉड गिफ्टेड होती हैं क्वालिटीज। स्किल्स के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो स्किल एक ऐसी चीज है जो दुनिया में आने के बाद, मेच्योरिटी लेवल के बाद सीखा भी जा सकता है, सिखाया भी जा सकता है, बेहतर भी बनाया जा सकता है, बेहतरीन भी बनाया जा सकता है। तो सॉफ्ट स्किल इसी में स्किल्स में से एक स्किल है। सॉफ्ट स्किल का मतलब क्या होता है? बातचीत करने का, बर्ताव करने का, बरतने का तरीका। हाउ यू शुड ट्रीट पीपल, how you should deal with people. This is the definition of soft skills. Hard skills और soft skills. Hard skills अगर मैं बात करूं तो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं, उस सब्जेक्ट की स्पेशलिटी, उस सब्जेक्ट के अंदर क्या है, वो तमाम चीजें हार्ड स्किल्स होती हैं। उस सब्जेक्ट को डिलीवर कैसे करना है, इसे हम कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स। आई होप माई पॉइंट इज क्लियर। अब बात आती है सॉफ्ट स्किल के यूजेस की, कि सॉफ्ट स्किल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो जनाब, एक शायर हैं, वो कहते हैं कि सॉफ्ट स्किल्स गेट लिटिल रिस्पेक्ट बट इट कैन मेक और ब्रेक योर करियर। क्या मतलब? सॉफ्ट स्किल्स को लोग इतनी ज्यादा अहमियत नहीं देते, हालांकि ये सॉफ्ट स्किल ही है जो हमारा करियर बना या बिगाड़ सकती है। बिल्कुल सही कहा। मैं एग्जाम्पल से बात करने का आदी हूं, तो मैं एक एग्जाम्पल से यहाँ कोट करता हूँ। मिसाल ये है कि एक बहुत काबिल आदमी हो, मिसाल के तौर पे आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और वो एक स्पेशलिस्ट हो और आपने बड़ा सुना उसके बारे में कि उसके हाथ में बड़ी शिफा है। अमूमन ऐसा होता है कि ये जो बड़े डॉक्टर्स होते हैं, ये सीधे मुंह बात नहीं करते, सही तरह आपको ट्रीट नहीं करते। आपको अगर आप बात करने जाएं, अपना मर्ज बताने जाएं, तो वो खामोश कर देते हैं, अपने असिस्टेंट से बात करवाते हैं आपसे। खुश इखलाकी से आप तक उनकी बात या उनकी बात आप तक नहीं पहुंच रही होती, या आपकी बात उन तक नहीं पहुंच रही होती। तो कैसा फील होता है अगर एक इंसान जो तालीमी काबिलियत में भरपूर हो, top notch ho, having sufficient knowledge for his subject, you can say a specialist of his or her subject, but he or she doesn't know how to deal with people, यानी वो मिजाज से बदतमीज हो या उसको बात करने का हुस्न ना आता हो, तो कैसा लगेगा? ऑफ कोर्स बुरा लगेगा। ऑफ कोर्स बुरा लगेगा, यू आर राइट। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम बात करते हैं कि अगर मेरे हाथ में जायका बहुत अच्छा है,
मैं बहुत अच्छा खाना पकाना जानता हूं मिसाल के तौर पे, लेकिन मैं बर्तन साफ इस्तेमाल ना करूं तो वो खाना नुकसानदेह होगा या फायदेमंद? या मैं उसमें नमक तेज कर दूं? रेसिपी तो मुझे बिल्कुल अच्छी आती है। खाने में जो नमक मिर्च मसाला काम करता है उसके जायके की जान होता है, ऐसे ही है ना? ये तो मुझे भी पता है कि रेसिपी अगर मैं कहीं से पढ़ूं, और मेरी वालदा को भी पता है, लेकिन ये नहीं पता कि कितनी देर किस चीज को पकाना है, किस कलर में लाना है। ऐसे ही है ना? ये कहलाता है सॉफ्ट स्किल। मिसाल से समझाना मेरी आदत है ताकि क्लियर हो जाए सब चीजें। अब हम टाइप्स पे चले जाते हैं। सॉफ्ट स्किल के कितने टाइप्स होते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि बात करने के हवाले से सिर्फ अल्फाज या जबान मैटर नहीं करती, फेशियल एक्सप्रेशंस भी बहुत मैटर करते हैं, बॉडी लैंग्वेज भी बहुत मैटर करती है। तो बेसिकली हमारे पास सॉफ्ट स्किल्स होते हैं दो किस्म के, बातचीत करने के दो तरीके होते हैं जिससे हम परख सकते हैं कि एक इंसान का अखलाक कैसा है। एक कहलाता है वर्बल और एक कहलाता है नॉन वर्बल। वर्बल का मतलब क्या है कि जो अल्फाज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं वो अल्फाज क्या हैं, यह है वर्बल। जो अल्फाज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं वो अल्फाज क्या क्या हैं, यह है वर्बल। और वो अल्फाज मैं अदा किस लहजे में कर रहा हूं, ये है नॉन वर्बल। अगर मैं एक लफ्ज इस्तेमाल करूं जिसका मतलब है मोहतरम यानी एहतराम के काबिल, यकीनन हम लोगों को जब एहतराम यानी कि इज्जत देना चाहते हैं तो उनसे कहते हैं मोहतरम। ऐसा ही एक ही वर्ड है मोहतरम। इससे पता चलता है कि आप किसी को इज्जत दे के उनको इनवाइट कर रहे हैं, बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं। लेकिन अगर यही वर्ड अगर आप दांत भींच के अदा करें, जैसे मोहतरम, तो क्या सुनने वाले को लगेगा कि क्या वो मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है? नहीं, लफ्ज तो वही है, लेकिन अल्फाज के मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव डिफाइन करते हैं उन अल्फाज को डिलीवर करने का तरीका। अगर अच्छी बात बुरे तरीके से कही जाए तो वो असर नहीं रखती, और अगर बुरी बात मिठास भर के कही जाए तो वो इतनी कड़वी नहीं लगती। मिसाल के तौर पे हम अक्सर लोगों को ये कहते हैं कि भाई मुसलमान हो, अच्छी बात है, नमाज पढ़ा करो। नमाज क्यों नहीं पढ़ते? अगर हम नमाज की तलकीन करेंगे इस तरह की, अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो इतनी पिटाई होगी, सीधे दोजख में जाओगे। और तुम इस जगह कामयाब नहीं हो इसलिए क्योंकि तुम नमाज नहीं पढ़ते, तुम्हारे साथ ये बुरा हुआ इसलिए क्योंकि तुम नमाज नहीं पढ़ते। हालांकि हम एक अच्छी चीज की टीचिंग कर रहे हैं, एक अच्छी चीज की तबलीग कर रहे हैं, एक अच्छी चीज सिखा रहे हैं, लेकिन सिखाने का तरीका ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने उसके नुकसानात दिखाए हैं। इन चीजों को सुनने के बाद कोई शख्स नमाज पे नहीं आ सकता। हाँ, नमाज से भाग जरूर सकता है। तो जहां तक बात है, अब अगर मैं किसी से ये कहता हूँ कि नमाज पढ़ोगे तो ये फायदा होगा, और नमाज पढ़ोगे तो पता है वो फायदा भी होगा, तो यहाँ इंसान होता है अट्रैक्ट। यहाँ उसको उसकी दिलचस्पी पैदा होने के लिए नुकसानात से बेहतर है फायदे बताना। तो टाइप्स ऑफ सॉफ्ट स्किल्स नॉन वर्बल और वर्बल, ये दो अलग अलग होती हैं। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, जो लफ्ज मैं कह रहा हूं वो क्या है, तो वो है वर्बल, और वो कैसे अदा किया गया है वो है नॉन वर्बल। दो किस्म की चीजें हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। हाँ, अब लहजा बुरा तो पॉजिटिव लफ्ज भी हो जाएगा, नेगेटिव। जैसे मैंने अभी मिसाल दी, एक लफ्ज होता है रिस्पेक्टेड, मोहतरम होता है, वो हम अगर डिक्शनरी खोलें तो उसका मतलब निकलेगा एहतराम के काबिल। ये तो है पॉजिटिव वर्ड। लेकिन अगर मैं इसी वर्ड को ऐसे डिलीवर करूं, मोहतरम, ना 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 ना, वर्बल नॉन वर्बल तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में रहेंगे। तरीका पॉजिटिविटी नेगेटिविटी की तरफ डायरेक्ट करेगा हमारे अल्फाज को, हमारे लहजे को। यानी जेनेरिक डेफिनेशन में अल्फाज कहलाते हैं वर्बल, और अल्फाज को अदा करने का लहजा कहलाता है नॉन वर्बल। ये दोनों मिलके हमारी बातचीत बनाते हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो हम इमोशन से खाली तो होते नहीं। ऐसा ही है ना? जैसे अगर किसी दोस्त से नाराजगी का इजहार करना हो तो फिर क्या करते हैं, आप जनाब पे आ जाते हैं तू तड़ाक से। अगर अच्छे से सब कुछ चल रहा हो तो फिर क्या होता है, यार तू कैसा है, यार तू कहाँ चलेगा, यार हम चलते हैं तू चल। लेकिन जब हम नाराज होते हैं तो क्या कहते हैं, आप जाइए, आप यहाँ बैठ जाइए। तो हालांकि वो ये नहीं कहता मुंह से कि मैं नाराज हूं, लेकिन हमें कैसे पता चल जाता है, उसके लहजे की तब्दीली से। दिस इज ऑल दैट इज यूज्ड टू बी डिटेक्टेड बाय अ पर्सन हु इज द लिसनर। जो सामने शख्स बैठा हुआ आपकी बात को सुन रहा है वो समझदार भी है। हम पेरेंट्स के साथ डील करते हैं, डेली फ्रेंड्स के साथ डील करते हैं, अपने कलीग्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ। तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम खुश हैं।
आप सब में से क्रिकेट कौन कौन खेलता है जी? कितने लोग हैं हमारे पास जो क्रिकेट खेलते हैं? आजकल देखते हैं मसरूफियात इतनी होती है तो खेलने का टाइम नहीं होता, सैटरडे संडे भी कोई ना कोई सेशन ले रहे होते हैं चलिए जी, तो अब पुरानी वो यादों में टाइम चले जाते हैं कि निकल आज से गया। 10 साल पहले क्रिकेट कौन खेलता बिल्कुल था। ऐसे ही है। पुरानी यादों में चले जाते हैं, 10 साल पहले क्रिकेट कौन खेलता था? सिल्वेस्टर जी मैं खेलता आपने था खेला क्रिकेट? बिल्कुल। ऑलराइट, आपने खेला है? मैंने भी क्रिकेट खेला है जी। हमेशा ऐसा होता था कि सुबह सुबह एक फोन आता था कि यार ये 3-4 लड़कों को जगाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ऐसे ही होता था ना, सुबह सुबह जब हार्ड बिल्कुल बॉल का ऐसे ही मैच है, खेलने जाते थे तो। खास तौर पे रमजान में मॉर्निंग में सहरी के रमजान बाद। में बिल्कुल एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब जब हम फोन करते हैं ना बशीर भाई को और कहते हैं बशीर भाई हेलो, बशीर भाई कहते हैं यार क्या हुआ? कहते हैं बशीर भाई 10 मिनट में मैच शुरू होने वाला है यार, आपको रात को बताया था। हाँ यार मैं बस बाइक पे ही हूँ यार बस। तो आपके सामने नहीं होते वो, लेकिन आपको पता चल जाता है कि बशीर भाई बाइक पे नहीं है, बिस्तर पे है ना? फौरन पकड़ लेते हैं आपके बशीर भाई पंखा चलने की आवाज आ रही है जो कि बाइक पे नहीं आती। ये क्या होते हैं? नॉन वर्बल स्किल्स होते हैं कि बात तो वो ये कर रहा है कि मैं बाइक पे हूं, लेकिन इर्द गिर्द का माहौल कैसा है जो साबित कर रहा है कि वो बाइक पे नहीं है। राइट, सो दिस इज द लिसनर पार्टी इज कॉन्ट्रैक्ट कि वो कैसे इन बातों को समझते हैं कि सामने वाला खुशी में है, गम में है। अगर आपसे कोई बहुत एक्साइटेड होकर कोई बात कर रहा होता है तो आप सबसे पहले पूछे ना खैरियत यार, बड़े खुश नजर आ रहे हो। हालांकि वो ये नहीं कहता, मतलब प्राइस टैग या कोई इमोशन टैग नहीं लगाया होता उसने, टी शर्ट पे नहीं लिखा होता उसके कि मैं आज खुश हूं। कैसे पता चलता है? उसके लहजे से। दिस इज कॉल्ड नॉन वर्बल। नॉन वर्बल का वेटेज वर्बल कन्वर्सेशन में, एक बातचीत में ज्यादा होता है, 50% से भी ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ अल्फाज तो कंप्यूटर भी अदा कर सकता है, रिकॉर्डेड लाइन भी अदा कर सकती है। जब तक उनके साथ जज्बात शामिल नहीं होंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि वो अच्छे अल्फाज हैं या बुरे अल्फाज। ठीक है, अच्छा इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? ऑब्वियसली जब हम बात करने का सलीका जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो हमें ये अच्छी तरीके से पता होता है कि बात करने के आदाब क्या हैं और किस लफ्ज का अदायगी का तरीका क्या है, उसकी आर्टिकुलेशन क्या है, उसका तलफ्फुज क्या है, ये भी बहुत जरूरी है। नॉन वर्बल में तलफ्फुज भी आता है बहुत ज्यादा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं पार्क किसी से और मैं किसी से कहूं पारक, बहुत फर्क पड़ता है आर्टिकुलेशन से। हर चीज का लहजा प्लस उसके अदायगी में जो एक्सेंट होना चाहिए वो भी बहुत जरूरी है, याद रखिए। तो इसके बेनिफिट्स क्या है कि जब हम किसी इंसान पे अपना इंप्रेशन जमाना चाहते हैं, जब हम किसी इंसान से बातचीत करते हैं, अल्टीमेटली मैं कहूं कि अगर हम इज्जत हासिल करना चाहते हैं तो हमारे लहजे से मिलती है, अल्फाज से नहीं। अल्फाज आप अच्छे इस्तेमाल करें लेकिन लहजा अच्छा इस्तेमाल ना करें। दोज आर काउंटेड एज नेगेटिविटी विच इज कमिंग फ्रॉम योर सेल्फ। राइट, दिस इज व्हाट वी कॉल कम्युनिकेशन। ये सॉफ्ट स्किल्स का एक बहुत अहम पार्ट है, कम्युनिकेशन। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन? यस सर, हमजा साहब इसमें कुछ हम कहना चाहते दूसरों हैं? से इंटरेक्ट करते हैं कम्युनिकेशन में। हाँ, किसी चीज को बयान करना कम्युनिकेशन होता है। जी जी सॉरी, आपने क्या कहा? रिपीट कीजिएगा। यस सर, हम कम्युनिकेशन में दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं जो हमारे सामने होता है। वेरी गुड वेरी गुड। किसी से इंटरेक्ट करने का नाम कम्युनिकेशन है। दो या दो से ज्यादा लोग अगर बात कर रहे हो आपस में तो उसे क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। यही एक नॉर्मल डेफिनेशन है और यही हमें अब तक बताई गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब कम्युनिकेशन की डेफिनेशन तो हो गई, कम्युनिकेशन की टाइप्स और यूजेस पे आते हैं। कम्युनिकेशन किस किस तरीके से की जा सकती है आजकल के जमाने में? बता सकते हैं कम्युनिकेशन के मोड्स क्या क्या हैं? मोबाइल है, लैपटॉप है। मोबाइल और लैपटॉप में भी 3-4 किस्म की कन्वर्सेशन होती है, बताएं। कम्युनिकेशन 3-4 मोड से होती है। कैसे? ऑडियो, वीडियो, रिकॉर्डेड। हाँ जी, जो ऑनलाइन हमारे साथ मौजूद हैं वो भी इस पर रोशनी डालें प्लीज। चैट, ऑडियो, वीडियो एंड लाइव। ठीक है, अच्छा कम्युनिकेशन को अगर मैं सम अप करना चाहूँ, यानी बड़े पैमाने पे उसका नाम रख लेना चाहूँ, तो कम्युनिकेशन के जो टाइप्स हैं वो है वर्बल कम्युनिकेशन, इससे पहले मैंने आपको बताया था। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उसके अलावा रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है? टेक्स्ट मैसेजेस, व्हाट्सएप, ईमेल्स, बैनर्स, ऐसे ही है, वो है रिटन कम्युनिकेशन। तो वर्बल, नॉन वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन हो गई। अच्छा, रिटन कम्युनिकेशन के साथ साथ एक नई चीज मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, उसका नाम है पैरा वर्बल कम्युनिकेशन। पैरा वर्बल कम्युनिकेशन क्या चीज होती है सिद्रा? पैरा वर्बल कम्युनिकेशन हम कहते हैं किसी भी जुमले से हम क्या मतलब एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं,
या उस जुमले में क्या मतलब बताया जा रहा है, उसको कहते हैं पैरा वर्बल कम्युनिकेशन। मैं मिसाल देके समझाता हूं। एक जुमला है जिसमें हम कहते हैं कि हम फैजान से मुखातिब हैं, ठीक है, मैं फैजान से मुखातिब हूं और मैं फैजान से ये कहना चाहता हूं कि, अच्छा जुमले पे गौर कीजिएगा, अगर चाहें तो नोट कर लीजिएगा अपने पास। ये जुमला 4-5 मिसालें दूंगा, उसमें सेम रहेगा। पैरा वर्बल कम्युनिकेशन का हुस्न ही यही है कि जुमला सेम रहेगा। जुमले को बोलते हुए किस लफ्ज पे जोर दे रहे हैं, वो जोर, वो लफ्ज पूरे जुमले का मतलब चेंज करता चला जाएगा। हर दफा जुमला एक ही रहेगा, हर दफा अलग अलग लफ्ज पे उसी जुमले के मैं जोर दूंगा और उससे मतलब तब्दील होता चला जाएगा। तो जुमला लिखते हैं, मैंने तुम्हारी अम्मी को नहीं बताया कि तुम सिगरेट पीते हो। मैंने तुम्हारी अम्मी को नहीं बताया कि तुम सिगरेट पीते हो। ठीक है जी, ये जुमला याद रहेगा। जुमला है, मैंने तुम्हारी अम्मी को नहीं बताया कि तुम सिगरेट पीते हो। अब अगर इस पे मैं जोर दूं फर्स्ट लेटर पे, फर्स्ट लफ्ज पे, यानी कि मैं पे, मैंने तुम्हारी अम्मी को नहीं बताया कि तुम सिगरेट पीते हो, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी और ने बताया। मतलब वही है, लेकिन मैंने पहले लफ्ज पे जोर दिया थोड़ा, बाकी जुमले को ढीला छोड़ दिया। मैंने तुम्हारी अम्मी को नहीं बताया कि तुम सिगरेट पीते हो, यानी कि अकबर ने बताया होगा, एंथनी ने बताया होगा, सिल्वेस्टर ने बताया होगा, भाई मैंने नहीं बताया, है ना भाई। अब मैं इस जुमले का दूसरा लफ्ज लेके उसके ऊपर जोर देने वाला हूं। मैंने तुम्हारी अम्मी को नहीं बताया कि तुम सिगरेट पीते हो। मैंने तो सिल्वेस्टर की अम्मी को बताया था, उनकी अम्मी ने तुम्हारी अम्मी को बताया होगा। जुमले का मतलब चेंज हो गया ना। पहले वाले में मैं क्या कह रहा था कि मैं, मेरा कसूर नहीं है, मैंने नहीं किया, और मैंने इसी जुमले में जब दूसरे लफ्ज पे जोर दिया तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारी अम्मी को नहीं बताया, किसी और को बताया। मैंने तुम्हारी अम्मी को नहीं बताया कि तुम सिगरेट पीते हो। अब मैं तीसरे लफ्ज पे आता हूं, मैंने तुम्हारी अम्मी को नहीं बताया कि तुम सिगरेट पीते हो, मैंने तो अब्बू को बताया था। बात समझ आ रही है, क्लियर हो रहा है सिद्रा? यस सर, हो गया क्लियर। पैरा वर्बल है कि एक जुमला समझने के लिए ये सुनना जरूरी है कि उस जुमले में किस लफ्ज पे जोर दे रहा है बोलने वाला, उससे उसका मतलब जाहिर होता है जुमले का। ओके, दीज आर सम काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन। जब इंशाल्लाह हम डेमो क्लास के बाद इसकी फिजिकल या इसकी प्रॉपर क्लासेस शुरू करेंगे, जो इंशाल्लाह ताला आपको बताई जाएंगी कि कब से हैं, उसमें इस हर चीज को मैं खोल खोल के डिफाइन करूंगा। हमारे पास 2 महीने होंगे चीजों को समझने के लिए और उनका इस्तेमाल करने के। मैं आपको सिर्फ वो चीजें नई नई बताने वाला हूँ कि होता है ना कि एक इंसान को, अब आप लोगों की एजेस शायद 18 प्लस तो होगी, 17 प्लस होगी, लेकिन आज तक हमारे किसी इंस्टीट्यूट में, हमारे घरों में हमें काइंड ऑफ कम्युनिकेशन यानी बातचीत करने का सही तरीका बताया ही नहीं गया। इसके अंदर कितनी बारीकियां हैं यही नहीं बताई गई। फिर हमारे बड़े एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बातचीत में तरीका आना चाहिए। ऑटोमेटिकली कैसे आ सकता है, मैं सिखाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, लिसनिंग वर्सेस हियरिंग। अगर मैं उर्दू में कहूँ लिसनिंग का क्या मतलब है तो क्या कहेंगे, सुनना, है ना भाई। तो पॉइंट क्या कहलाता है, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। इनका मतलब तो है उर्दू में सुनना, लफ्ज का तर्जुमा है सुनना। जैसे इंग्लिश में, अच्छा ये उर्दू की कमी है, हमारे उर्दू जबान में कुछ कमी है जिसमें हम लिसनिंग को भी सुनना कहते हैं और हियरिंग को भी सुनना कहते हैं। इसी तरह इंग्लिश जबान में भी एक कमी है, हम वालिद को भी यू कहते हैं, छोटे भाई को भी यू कहते हैं, यानी आपको भी यू कहते हैं और तुमको भी यू कहते हैं, तू को भी यू कहते हैं। तो अब बात है लिसनिंग और हियरिंग की। अगर मैं उर्दू में कहूंगा लिसनिंग भी सुनना है और हियरिंग भी सुनना है, सुनना। लेकिन अगर मैं इसकी डिटेल्स में इंग्लिश में जाता हूं तो लिसनिंग है गौर से सुनना और हियरिंग है लापरवाही से सुनना। जैसे अभी किसी के घर के बैकग्राउंड से मुझे हॉर्न की आवाज आई, मैंने उससे कोई तवज्जो नहीं दी क्योंकि वो मेरे मतलब की चीज नहीं है। क्या ख्याल है, एसी की आवाज आ रही है, अगर मैं खामोशी से सुनूं, पंखे की आवाज आ रही है तो मैं खामोशी से सुनूं, ये सारी चीजें हियरिंग है। क्यों? क्योंकि इन पे मेरी तवज्जो की जरूरत नहीं है। हियरिंग का मतलब क्या है, जो आप सब लोग मुझे सुन रहे हैं, यानी सुनने के साथ साथ दिमाग भी चला रहे हैं, चीजों को याद भी रख रहे हैं, डिसीजन मेकिंग भी कर रहे हैं कि आगे उस सेशन में जाना है या नहीं जाना है। अरे वाह, ये तो नई चीज पता चल रही है। तो कानों के साथ साथ जब दिमाग भी एक्टिवेट हो जाता है तो उसे कहते हैं लिसनिंग। और अगर कान सिर्फ एक्टिवेट रहें, उसमें अकल का कोई दारोमदार ना हो, ध्यान का कोई इंटरसेप्शन ना हो, उसे कहते हैं हियरिंग। ठीक हो गया? चलें जी आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एटीट्यूड की। व्हाट इज एटीट्यूड? आजकल के जमाने में अगर मेरे ख्याल से ऐसा कोई
आप में से एक आदि होगा शायद जो फेसबुक इस्तेमाल नहीं करता होगा, बाकी सब लोग फेसबुक इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने हमारी डेफिनेशंस को थोड़ा सा बिगाड़ दिया। आजकल हमारे जहन में जब हम बात करते हैं ना एटीट्यूड की, तो उसका उर्दू तर्जुमा होता है हमारे जहन में हुरूर। यार बड़ा एटीट्यूड है इसमें, तो यार ये तो बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है, ऐसे ही होता है ना। एटीट्यूड का मतलब हुरूर नहीं है। एज पर डिक्शनरी ये हमने अल्फाज ट्रांसफॉर्म कर लिए, इसके मतलब अपने जो सुनते आ रहे थे वो खत्म करके जो हमारे जहन ने लिया हमने वो ही इंप्लीमेंट कर दिया। एटीट्यूड का मतलब है बिहेवियर, किसी इंसान का किसी दूसरे इंसान के साथ बर्ताव कैसा है, हाउ दैट पर्सन डील्स विद अदर पर्सन्स इज कॉल्ड हिज एटीट्यूड। किसी से बातचीत करने का तरीका, कलाम करने का तरीका, सलाम करने का तरीका, डीलिंग करने का तरीका, इसको कहते हैं एटीट्यूड। अब एटीट्यूड भी दो किस्म के होते हैं हमारे पास, पॉजिटिव और नेगेटिव सर। एब्सोल्यूट। पॉजिटिव नेगेटिव एटीट्यूड पे हम जाएंगे जब हमारी इंशाल्लाह ताला प्रॉपर क्लासेस शुरू हो जाएंगी, इसकी डिटेल्स में हम जाएंगे। बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होती है आजकल के जमाने में, मैं आपको बताऊं कि छोटे जो बच्चे हैं ना, रिसेंटली मुझे पता चला IGCE यानी ओ लेवल जिसे हम आम जबान में जानते हैं, उसके सिलेबस में इंग्लिश लैंग्वेज में 10th और 11th क्लास का मुकम्मल तौर से पैटर्न ऑफ द पेपर चेंज हो गया। और ये खबर कल आई है क्योंकि मैं वहां पढ़ाता हूँ इसलिए मुझे पता है। इंग्लिश लैंग्वेज में पहले क्या होता था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में छोटे छोटे क्लॉजेस दिए हुए होते थे, उनसे स्टोरी बनानी होती थी। अब मजे की बात क्या है, स्टोरी लिखी हुई आ रही है, गौर से सुनिएगा, और उस स्टोरी को ईमेल राइटिंग में कन्वर्ट करना है एक 10th क्लास के बच्चे ने। यानी आगे जिंदगी में ईमेल की कितनी इंपॉर्टेंस है ये ओ लेवल्स यानी ब्रिटिश काउंसिल यानी आजकल के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को मालूम है कि कल को जब ये कैंडिडेट यहाँ से पढ़ के निकलेगा तो उसे सबसे ज्यादा नौकरी करने के हवाले से ईमेल्स की जरूरत पड़ने वाली है। जनाब, ईमेल्स एक बहुत हाईली रेप्यूटेड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का तरीका है। पुराने जमाने में इसकी शक्ल कहलाती थी लेटर राइटिंग, लेटर्स, खत। अब खत का जमाना खत्म, अब उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू लेटर्स। क्या ख्याल है? अब बात करते हैं सिंपैथी वर्सेस एम्पैथी। सिंपैथी क्या होती है, इसका भी उर्दू तर्जुमा है हमदर्दी। एम्पैथी, इसका भी उर्दू तर्जुमा है हमदर्दी। कहां फंस गए यार, दो अलग अलग वर्ड्स क्यों बनाए अंग्रेजों ने? अंग्रेज कितने फजूल खर्च थे ना, एक ही वर्ड बना देते। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। सिंपैथी और एम्पैथी में दो डिफरेंट अनासिर हैं। मैं अगर उसे कट द स्टोरी शॉर्ट करूं और मुख्तसरन आपको बताना चाहूं तो सिंपैथी है सिर्फ ऐसी हमदर्दी जो लफ्जों पे बेस्ड हो, दिल से ना हो। एक ऐसी हमदर्दी जिससे किसी को फायदा ना हो। मिसाल के तौर पे अगर किसी का कोई हादसा हो गया, किसी के यहाँ कोई हादसा हो गया, हम वहां जा रहे हैं, जबरदस्ती हमारी अम्मी लेके जा रही है कि चलो बेटा बुरी बात है, वहां जरा अफसोस करके आते हैं। और बहुत मुश्किलों से हम जाते हैं तो वहां हम दिल से अफसोस नहीं करते, हम कहते हैं जी बड़ा बड़ा अफसोस बस। लेकिन जहां हम दिल से अफसोस करते हैं हमारे जज्बात भी इन्वॉल्व होते हैं। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। अच्छा, इन सब डेफिनेशंस के बताने के बाद मुझे नहीं लगता कि इनके फायदे बताना जरूरी है। क्या ख्याल है? क्योंकि फायदे नुकसान का तो जब हमें फर्क पता चल जाता है कि अच्छे और बुरे का, तो हम खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। राइट? आप में से मुझे कोई बता सकता है कि आजकल की जॉब, व्हाइट कॉलर जॉब, कोई भी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी ऐसी है जिसमें कंप्यूटर इन्वॉल्व ना हो? हर दर्जे में, छोटे बड़े दर्जे में कंप्यूटर बहुत ज्यादा जरूरी है। और इतना जरूरी हो गया है आजकल तो कि जिन लोगों को पहले जमाने में कंप्यूटर इस्तेमाल करना नहीं आता था, अगर वो चाहते हैं कि जी हम नौकरी अच्छी करते रहें या हमारी तरक्की हो जाए, तो उन्हें कंप्यूटर सीखना पड़ा है। जैसे बैंक में कैशियर थे, वो हाथ से पैसे गिनते थे, पेन से लिख के रख लेते थे। अगर के इलेक्ट्रिक की बातें याद हो, पहले कराची इलेक्ट्रिक जो है आजकल जिसकी बिजली हमारे घर में आ रही होती है, उसका नाम होता था KESC पुराने जमाने में। अगर हम वहाँ कंप्लेन करवाने जाते थे कि हमारी लाइट चली गई है या वोल्टेज कम आ रहा है, तो उस वक्त क्या होता था, एक छोटी सी खिड़की होती थी, एक ग्रीन कलर का रजिस्टर लेके एक बड़े मियाँ बैठे होते थे, और जनाब वो हमारी कंप्लेंट पेन से लिख लेते थे और वो कहते थे हाँ जी गाड़ी आ जाएगी। ये सारा काम मैनुअल होता था।
कंप्यूटराइज या डिजिटाइज नहीं था। आजकल के जमाने में ऐसा नहीं होता। जितनी भी कंपनीज हैं वो अपने आप को कंप्यूटर्स पे शिफ्ट बहुत सालों पहले कर चुकी हैं। तो कंप्यूटर स्किल्स भी हमारे लिए सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर स्किल्स यही है कि कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेट करना आना चाहिए, उसके हार्डवेयर के बारे में कुछ नॉलेज होनी चाहिए और उसके जरूरी सॉफ्टवेयर जो मेरी जॉब से रिलेटेड है उनके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, यूजेस में उनका इस्तेमाल आना चाहिए। डिजिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि जनाब तमाम चीजें जो पेपर कलम से चेंज होके हमारे ऑनलाइन पोर्टल्स पे आ गई हैं, दैट इज कॉल्ड डिजिटाइजेशन। जैसे हमारे यहाँ पे भी इंशाल्लाह जब आप पास आउट हो जाएंगे, सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, तो आपको बहुत लॉन्ग टर्म के साथ हम एक लर्निंग पोर्टल दे रहे होंगे जिसे LMS कहते हैं, तो वो भी डिजिटाइजेशन की एक शक्ल है। शॉर्ट कोर्सेज भी हमारे यहाँ इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में करवाए जाते हैं, अभी भी करवाए जा रहे हैं। यहाँ से आपका जहन खुलेगा कि आपको क्या कौन सा कोर्स करना चाहिए और वो आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हम डिस्कस करते हुए चलेंगे इंशाल्लाह, ताकि आगे आपकी जिंदगी का तयन हो जाए कि आप आगे जाके क्या करना चाहते हैं फर्स्टली, और जो करना चाहते हैं उसके लिए क्या क्या जरूरी है, वो तमाम स्किल्स आप कहाँ जाके सीख सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। उसमें बहुत बेसिक नॉलेज है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, जिसे हम MS ऑफिस कहते हैं। ये इसमें पावर पॉइंट होता है, एक्सेल होता है, वर्ड होता है, विजियो होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि बेसिक नॉलेज उनकी बहुत ज्यादा जरूरी है आजकल, छोटी मोटी नौकरियों में भी, बड़ी नौकरियों में। जॉब रोल आपका मिड लेवल हो, जूनियर लेवल हो, सीनियर लेवल हो, इसमें आपको एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड का इस्तेमाल तो जरूर आना ही चाहिए। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है। सिल्वेस्टर ने मुझे नहीं कहा कि मुझे सर्दी लग रही है, सिल्वेस्टर ने क्या AC की तरफ खामोशी से देखा। ये टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जो मैंने बॉडी लैंग्वेज से समझा इसके कि ही इज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। चलें जी, मूविंग फॉरवर्ड, इसके बेनिफिट्स हम आपको बता चुके हैं कि इन सब चीजों के लिए जरूरी है, नौकरी में तरक्की पाने के लिए या नई नौकरी हासिल करने के लिए ये बेसिक स्किल्स कंप्यूटर के बहुत जरूरी है हमें हासिल करने। अब आते हैं प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज पे। क्या होती है कॉम्पिटेंसी, कोई बता सकता है? चलिए मैं बताता हूँ। कॉम्पिटेंसी होती है किसी भी काम को करने की समझ, सलाहियत और उसको करने की परफेक्शन, यानी काबिलियत। मेरे अंदर क्या काम करने की काबिलियत है उसको कहते हैं कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी में कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशनलिज्म आता है कि जब भी हम कहीं नौकरी करने जाते हैं तो ऑब्वियसली हम अगर पहली बार कहीं जॉब करने के लिए जा रहे हैं तो हमें वहां के रख रखाव का पता नहीं होता, लेकिन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं प्रोफेशनलिज्म के जो हम आपको यहाँ सिखाएंगे, कि जो इंशाल्लाह कहीं भी आप CV सबमिट करवाएंगे और आगे जाके जब आप नौकरी पे कहीं अपीयर होते हैं इंटरव्यू में, और इंशाल्लाह आपकी कल को नौकरी लग जाती है, तो वहां आपको कैसा रहना है, किन चीजों का ख्याल रखना है, वो कहलाता है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशनलिज्म। कैसे बॉसेस आपको वहां मिलेंगे ये भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अपने मॉड्यूल में। उसके बाद हम एक बहुत अहम चीज पे नजर डालेंगे, रोशनी डालेंगे, वो है बॉस वर्सेस लीडर। दोनों के दोनों हमें ऐसा लगता है कि हमारे आगे चल रहे हैं और हम उनके पीछे चल रहे हैं। बॉस और लीडर में क्या फर्क होता है दोस्तों? बॉस अपनी टीम को आगे इसलिए चलाता है ताकि गड्ढे अगर आए, स्पीड ब्रेकर आए, रुकावट आए, तो टीम को प्रॉब्लम हो, मुझे ना हो, मुझे पहले से पता हो कि आगे क्या आने वाला है। और लीडर आगे खुद चलता है कि अगर कोई नुकसानदेह चीज आ जाए तो पहले मुझे लगे, बाद में मेरी टीम तक जाए। ये फर्क होता है बॉस और लीडर में। लीडर सिखाता हुआ चलता है, बॉस स्किल्स को छुपा के हुक्म देता हुआ चलता है। बड़ा फर्क है बॉस और लीडर में। इसमें हम एक तफसीली बात करेंगे इंशाल्लाह मॉड्यूल के वक्त। एटीट्यूड में आपको पहले से बता चुका हूं कि एटीट्यूड और बिहेवियर में कोई फर्क नहीं है। एटीट्यूड का मतलब है बिहेवियर। टीम बिल्डिंग क्या होती है? टीम बिल्डिंग कहते हैं हमारे अंदर वो सलाहियत, वो कॉम्पिटेंसी जो लोगों को मुझसे जोड़ के रख सकते। दो किस्म के लोग देखे होंगे आपने, एक वो जिससे बैठ के आप बात करने के लिए तड़पते हो, आपको बड़ी अच्छी लगती है उसकी कंपनी, वक्त का पता भी ना चलता हो, और एक वो कि जब जैसे ही किसी महफिल में आए तो आप सर पकड़ लें, अरे ये कहां से आ गया, अरे ये क्यों आ गया। उस वक्त हमें पता चलता है कि हु इज रिस्पेक्टेड एंड हु इज नॉट। यह है टीम बिल्डिंग। जिससे लोग भागते हो वो कभी टीम बिल्डिंग नहीं कर सकता, और जिसकी तरफ लोग अट्रैक्ट करते हो वही टीम बिल्डर हो सकता है, जो टीम बनाता है और फिर लीडर बन जाता है। राइट? लेट गो रूल क्या है?
लेट गो रूल है हमारी नजरअंदाजी करने का हुनर। मिसाल के तौर पे अगर हमारा बड़ा यानी कि हमारे बॉस या हमारे मैनेजर अगर कभी हमें किसी बात पे तंबी कर दें, ना कर दें या डांट दें, तो हम उसे नजरअंदाज कर दें और उसके पीछे हमारी क्या क्या सोच हो सकती है, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो इनके बेनिफिट्स भी हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे कि ये तमाम चीजें हमारे लिए क्यों फायदेमंद है। ये तमाम चीजें हमारे लिए इसलिए फायदेमंद है कि यकीन कीजिए कि अगर हमें एक अच्छी प्रोफेशनल पर्सनल जिंदगी गुजारने का इल्म आ गया तो हम बड़े कामयाब इंसान बन सकते हैं, प्रोफेशनली भी और पर्सनली, यानी घरेलू जिंदगी में भी और जॉब पे। ठीक है जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स प्रेजेंटेशन स्किल्स। प्रेजेंटेशन स्किल्स का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पे एक इंसान ऐसा है जो ड्राइविंग बड़े अच्छे से सीख चुका है, उसे सब कुछ पता है कि ये स्टीयरिंग होता है, ये क्लच होता है, ये गियर होता है, ये एक्सेलरेटर होता है, गियर ऐसे चेंज करते हैं, इतनी स्पीड पे, ये सारे कानून भी पता होते हैं कि कितनी स्पीड में जाऊंगा तो चालान हो जाएगा, हेलमेट भी पहनना होता है, बाइक चलाते हुए सब कुछ उसको मालूम है, लेकिन उससे गाड़ी नहीं चलती। कहते हैं नहीं 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 नहीं, गाड़ी चलाने से तो डरता हूं मैं, पता मुझे सब है, पूरा इल्म है, मैं गाड़ी चलाना एक कमरे के अंदर बैठ के सिखा सकता हूँ कि एक्सीलेटर कैसे दबाना है और क्लच कैसे छोड़ना है, गियर कब कैसे लगाना है, सब सिखा सकता हूँ, वीडियो गेम भी खेल सकता हूँ, लेकिन खुद बैठ के चला नहीं सकता। तो फिर ऐसे ड्राइविंग एक्सपर्ट का क्या फायदा जो अपने इल्म को दूसरों तक ना पहुंचा सके, तो वो अपने इल्म से जो फायदा ना उठा सके, क्या फायदा ऐसे इल्म का? यहाँ आते हैं हमारे प्रेजेंटेशन स्किल्स। अगर मुझे बातचीत करने का हुनर आता है, मिसाल के तौर पे एक बहुत छोटी सी मिसाल लेते हैं कि कल को इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह हमें औलादें देता है या अभी हमारे छोटे भाई बहन हैं, तो हम अगर अच्छा पढ़ने वाले हैं, बहुत ज्यादा टॉपर हैं, हमें लिखना बहुत अच्छा आता है, लेकिन वो जो हमने लिखा है वो किसी को एक्सप्लेन करना नहीं आता, तो फिर हमारे आगे वाली नस्ल हमसे कैसे फायदा उठाएगी? एक ऐसा शख्स जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, उसको केमिस्ट्री घोल के पी हुई है उसने, लेकिन वो बता नहीं सकता कि इस केमिकल रिएक्शन में ऐसा क्यों हुआ, तो फिर वो एक अच्छा केमिस्ट नहीं। प्रेजेंटेशन स्किल्स इसलिए जरूरी है क्योंकि मुझे ये मालूम होना चाहिए कि जो मुझे आता है वो मैं बता भी सकता हूँ। आजकल लोगों में क्या है, काबिलियत तो होती है लेकिन उसको बताने का हुनर नहीं होता, काम तो आता है, सिखाना नहीं आता। और मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि हमें जिंदगी में सक्सेसर्स बना के चलना है। सक्सेसर क्या होता है? जो मुझे आता है वो मेरे बाद वाले को आए और मैं जिंदगी में उसको वो सिखा के आगे बढ़ जाऊं। मैं अगर टीम लीडर हूं तो मैं सुपरवाइजर बनने से पहले जूनियर एग्जीक्यूटिव को टीम लीडर बनने के तारे गुर दूं, वो बने टीम लीडर, मैं बनूं सुपरवाइजर, सुपरवाइजर जाए मैनेजर पे। इस तरीके से जिंदगी का पहिया आगे बढ़ता है। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है? अब ये भी कॉम्पिटेंसी है, कॉन्फिडेंस भी एक कॉम्पिटेंसी है कि मुझमें कितना कॉन्फिडेंस है। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फिडेंस को हम कभी कभी गलत ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम कोई गलत काम करके सीना जोरी करते हैं तो हम उसे कॉन्फिडेंस काउंट कर लेते हैं आजकल, यार मुझे कॉन्फिडेंस तो है। मिसाल के तौर पे मैंने अगर किसी पे शाउट किया तो मैं समझूंगा कि मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूं, लेकिन कॉन्फिडेंस में और ओवर कॉन्फिडेंस में बारीक सा फर्क होता है जो कि दोनों को अलग करता है। तो ये कॉन्सेप्ट हम आपको समझाएंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है जो कि आज से कई साल पहले मौजूद ही नहीं थी, इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं था कि इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल कोशेंट कोई चीज भी होती है। इसकी डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल में आपके साथ जाऊंगा जब हम इंशाल्लाह ताला ये कोर्स शुरू करेंगे। मैं एक हल्का सा टीजर आपको दे देता हूँ। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है कि मुझे किसके साथ कैसा सुलूक करना है वो मुझे आना चाहिए, इसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। मिसाल देके समझाता हूँ। मैं एक मैनेजर हूँ, मेरे ऑफिस में दो लोग काम करते हैं, एक बंदा बड़ा छुट्टियां करता रहता है काफी, और एक बंदा कभी छुट्टी नहीं मांगता, कभी लेट भी नहीं होता। अब जब वो जो छुट्टियां बहुत ज्यादा करके आ चुका है इस हफ्ते में, अब आज जुम्मे के दिन की मतलब पीर को भी वो नहीं आया,
जुमेरात को भी वो नहीं आया, और आज जुम्मे के दिन वो मेरे सामने आके बैठता है, कहता है सर मुझे ना पीर की छुट्टी चाहिए। तो मुझे गुस्सा आएगा ना, मैं उसे गुस्से में कह दूंगा कि यार आप इतनी छुट्टियां मांगते रहते हो, आपको काम करना है, छुट्टियां करनी है, किस बात की तनख्वाह दे रहा हूं मैं आपको? तो मेरा उसके साथ बर्ताव अलग किस्म से होगा। लेकिन इसी दौरान अगर वो बंदा मेरे पास आ जाए, इसके जाने के फौरन बाद मेरे पास वो बंदा आ जाए जिसने आज तक एक साल में छुट्टी ही नहीं की, और वो कहे जी मेरी बहन की शादी है, मुझे 10 दिन की छुट्टी दो, तो अगर मैं इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हूं, तो चूंकि मैं पिछले वाले के लिए गुस्से में था, तो मैं इसको भी छुट्टी मना कर दूंगा। जाओ यार, मैं किसी को भी छुट्टी नहीं दे रहा, वो भी यही मांगने आया था। यानी अगर मैंने गधे और घोड़े, सुनिएगा मेरी मिसाल, एक ही लाठी से हाँके, तो मैं इमोशनल इंटेलिजेंस से बाहर हूं, मैं इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं। अगर मुझे अपने जज्बात पे काबू नहीं है कि मुझे कहाँ कौन से जज्बात दिखाने हैं, कहाँ कौन से जज्बात छुपाने हैं, तो मैं इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं। और अगर मैं इमोशनली इंटेलिजेंट हूं, तो इसका मतलब क्या है, मैं उस पे गुस्सा करूंगा जो गुस्सा झेलने के डिजर्व करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि मैं तो इसे इस तरह से कहता हूं जी कि इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनली इंटेलिजेंट नर्स है, अस्पताल की नर्स, हॉस्पिटल की नर्स। और इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, उसकी ट्रे में रखी हुई दवाइयां और इंजेक्शन के सामने उसके 10 मरीज हैं। अब वो सबको एक ही किस्म की मेडिकेशन नहीं दे सकती, कोई पेट का मरीज है, कोई घुटने के दर्द का मरीज है, कोई स्लीपलीनेस नहीं हो रही, कोई फ्लू में है, कोई डायरिया में है, सबको अलग अलग मेडिसिन देनी है। ये है इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको जो मेडिसिन देनी है, अगर मुझे वो आ गया तो मैं बन गया एकदम हेड नर्स, डॉक्टर, यानी इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान बन गया। और अगर मुझे सही यानी इंसान को वो दवाई देनी ना आई जो उसको देनी है, कोई अलग दवाई दे दी, तो उसका भी नुकसान और मेरा भी नुकसान, मेरा भी लाइसेंस कैंसिल होगा और वो बंदा भी जान से जाएगा। है जी, दर्द था सर में और मैंने दवाई दे दी पेट खराब की, क्या फायदा, उसका दर्द तो खत्म नहीं होगा। तो ये है इमोशनल इंटेलिजेंस। अच्छा, अब प्रेजेंटेशन स्किल्स में होता है हाउ टू प्रेजेंट। हाउ टू प्रेजेंट का मतलब क्या है कि जो चीज मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूं, उसको प्रेजेंट करने का तरीका, जैसे मैं जब बातचीत करने जाऊं तो मैं तरीका जहन में रख के जाऊंगा कि वो बातचीत मुझे कैसे करनी है। ये मेरे जहन में कैसे आता है, जब मुझे सबसे पहले ये बताया जाता है कि वो बातचीत करनी किससे है। मिसाल के तौर पे आप तमाम लोगों ने बचपन में कभी अपने वालिद से भी कोई ख्वाहिश फरमाइश की होगी और कभी अपनी अम्मी से भी। दोनों को डील करने का तरीका हमेशा डिफरेंट रहा है हमारा। जब अब्बू से कोई ख्वाहिश करनी होती है तो हम अब्बू की तारीफें करते हैं, अब्बू आप कितने थके हुए आए हैं, जरा लाए मैं हाथ पैर दबा दूं आपके। पानी वानी का ग्लास लेके आते हैं, फौरन अब्बू समझ जाते हैं हाँ भाई क्या चाहिए, पॉकेट मनी बढ़वानी है या पिकनिक पे जा रहे हो दोस्तों के साथ, उसके पैसे चाहिए। हमारा दिमाग डिसाइड करता है कि हम जिससे डील करने जा रहे हैं उससे उस तरीकेकार से डील करेंगे जिस तरीकेकार से उसको और मुझको कंफर्ट जोन मिले और वो मेरी बात को मानने के चांसेस बढ़ जाएं, एक्सेप्टेंस के चांसेस बढ़ जाएं। और जहां अम्मी से बात होती है, अम्मी अम्मी ना अम्मी अम्मी 400 रुपये देना यार, बेटा किस काम के लिए चाहिए, छोड़े ना, आपको नहीं बता सकता ना, आपको क्या पता दोस्त क्या करते हैं वहां, आप बस दे दो। और अब्बू क्या करते हैं, मुझे जरा समझाना है भाई, कौन से सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए भाई, क्यों चाहिए। तो हम दोनों से अलग अलग तरीके से बात करते हैं। इसी तरीके से हाउ टू प्रेजेंट का मतलब क्या है कि जहां मैं खड़ा हूं, जिन ऑडियंस के सामने मैं खड़ा हूं या जिस इंसान से मैं बात कर रहा हूं और जो चीज मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, उसका तरीका क्या होना चाहिए। ये सब कुछ मुझे आ जाएगा तो समझ ले कि मैं एक अच्छा प्रेजेंटर बन जाऊंगा, और यही सबसे बड़ा बेनिफिट होगा इस मॉड्यूल के बाद। राइट गाइस, आगे चलते हैं। ये है रेज्यूमे बिल्डिंग। रेज्यूमे पता है किसी को कि क्या होती है, लेकिन इस लफ्ज को हम पढ़ते हैं रेज्यूमे। मैंने बताया ना हर जबान में कुछ कुछ कमियां हैं, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। इंग्लिश की ये कमी है कि जब ये रेज्यूम लिखा हुआ होता है तो रिज्यूम पढ़ते हैं, और इसी को जब रेज्यूमे पढ़ना होता है तो उसका मतलब बदल जाता है। रेज्यूमे आप कहते हैं एक ऐसे पर्चे को या एक ऐसी सॉफ्ट कॉपी को जिसमें आप अपने बारे में लिख के किसी एम्प्लॉयर को भेज रहे हो कि मैं आपके यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ। सीवी आपने आम जबान में सुना होगा, सीवी बना लो, सीवी बना लो, सीवी बना लो। सीवी और रेज्यूमे में क्या फर्क है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा इंशाल्लाह मॉड्यूल में। तो इनका मकसद क्या होता है, अपने बारे में बताना एक पर्चे पे, जैसे हम इंटरनेट वाले से भी बनवा लेते हैं, हमारा नाम, पता, फोन नंबर, हमारा एक्सपीरियंस कितना है, हमारी एजुकेशन कितनी है, हमारा एड्रेस क्या है। तो हम जहां पे भी जॉब के लिए जाते हैं तो हमारी सीवी हमारे साथ जाती है।
वो हमारी पहचान होती है कि पहले सीवी अंदर जाती है, फिर उसके बाद हमें मौका मिलता है अपने आप को ब्रीफ करने का, तो उन्हें कहते हैं सीवी या रेज्यूमे। तो यकीन करें कि शादी का कार्ड जितना अच्छा होगा, मेहमान उतने ज्यादा होंगे। तो जितनी अच्छी सीवी होगी जनाब, उतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा एम्प्लॉयर की तरफ से, उतने चांसेस बढ़ जाएंगे हमारे इंटरव्यू में अपीयर होने के। याद रखिए, एम्प्लॉयर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो 5000 सीवीज जो उनको आई होती हैं ईमेल पे या लिंक्डइन पे, वो सब पढ़ें, या अगर सब पढ़ लें तो सब पूरी पूरी पढ़ें, ऐसा नहीं होता, इतना टाइम नहीं होता उनके पास। मैं आपको ये सलीका बताऊंगा कि कैसे आई कैचिंग सीवी बनानी है कि जिसमें पहले नजर, पहली झलक में ही आपको पसंद कर लिया जाए एम्प्लॉयर की तरफ से। इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, डूज एंड डोंट्स होंगे। इसमें हम बात करेंगे लिंक्डइन प्रोफाइल की। अब लिंक्डइन क्या चीज है? अच्छा, आप में से कोई ऐसा है जिसको ये ना पता हो कि व्हाट इज लिंक्डइन? लिंक्डइन बिल्कुल एक ऐसा प्रोफाइल पोर्टफोलियो है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम अपने बारे में तमाम अच्छी चीजें लिख के अपलोड कर देते हैं। वहां हमें एम्प्लॉयर्स ढूंढते हैं या हम एम्प्लॉयर्स को ढूंढते हैं। जो मैचिंग प्रोफाइल्स होती हैं वो फिर आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके इंटरव्यूज अलाइन होते हैं एंड देन इट गोज ऑन। तो लिंक्डइन इज अ टू वे सॉर्ट ऑफ अ प्रोसेस प्लेटफॉर्म, जिसमें एम्प्लॉयज एम्प्लॉयर को ढूंढ रहे होते हैं और एम्प्लॉयर्स अपने मतलब के, अपनी क्राइटेरिया मैचिंग प्रोफाइल्स के एम्प्लॉयज को ढूंढ रहे होते हैं। ठीक हो गया? अगर ये सब कुछ हमें करना आ गया तो ऑब्वियसली इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? हमें जॉब के इंटरव्यूज जल्दी जल्दी आना शुरू हो जाएंगे। जब हमारी प्रोफाइल में इतना दम होगा और उसको सही चैनल से हमने फॉरवर्ड किया होगा और सही तरीके से फॉरवर्ड किया होगा, उसके अंदर कोई गलती भी नहीं होगी, तो ऑब्वियसली वो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है। याद रखिए, जब हम किसी जगह अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है। जैसे अगर आप किसी के घर जाएं पहली बार, घर ढूंढते हुए, जब आप बाइक से उतरे, हेलमेट उतारें और उसके घर को एक नजर भर के देखें, तो पहला इंप्रेशन आप वही बना लेते हैं कि ये किस तरह का इंसान होगा, अमीर होगा, गरीब होगा, सफाई पसंद होगा, सफाई पसंद नहीं होगा, गार्डनिंग पसंद होगा, इसे पौधों से प्यार होगा या नहीं होगा, कलर कॉम्बिनेशन इसका अच्छा है तो इसका मतलब बड़ा क्रिएटिव आदमी होगा। हम फर्स्ट इंप्रेशन बनाते हैं ना, तो बाद में हम इंसान से मिलते हैं तो वो एक आगे की बात होती है। फर्स्ट इंप्रेशन इज योर सीवी, रेज्यूमे और लिंक्डइन प्रोफाइल। अच्छा जी, एक्सीलेंट करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। जब आप ये मॉड्यूल हमारे साथ अटेंड करेंगे गौर फिक्र के साथ, पूरे फोकस के साथ, उसके बाद आपको क्या क्या हासिल हो सकता है। देखिए, हमारे पाकिस्तान में बेसिक जॉब्स, यानी अगर मैं कहूं कि लाखों नौकरियां जो अवेलेबल हैं इजीली, जिसे आप एंट्री लेवल जॉब कहते हैं। एंट्री लेवल जॉब यानी किसी कंपनी में एंटर होने के लिए जो पहली पोजीशन होती है वो छोटी पोजीशन होती है, फिर उसी कंपनी में काम करते 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 तरक्की मिलती है, फिर तरक्की मिलती है, फिर तरक्की मिलती है। तो एंट्री लेवल जॉब होता है उस कंपनी में घुस जाने का तरीका, एंट्री लेवल जॉब। जूनियर एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, वो एंट्री लेवल जॉब्स हमारे पास जो जो मौजूद हैं वो क्या है? हमारे यहाँ लाखों जॉब्स होती हैं पाकिस्तान में। इनफैक्ट हमारे अपने पास हैं कंप्यूटर ऑपरेटर्स, ऑफिस असिस्टेंट्स, फ्रंट डेस्क ऑपरेटर्स, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, पर्सनल असिस्टेंट, प्राइवेट सेक्रेटरी, कॉल सेंटर जॉब्स, रिमोट जॉब्स, वर्क फ्रॉम होम। ये हमारे पास जॉब एंट्री लेवल भरी पड़ी। यकीन करें, हमें वो हासिल करने का तरीका नहीं आता, वो मैं आपको सिखाऊंगा। और उसके बाद आप देखिएगा कि जॉब्स की कैसी लाइन लग जाती है आपके पास इवेंचुअली, कि जो आपको आसानी से इंटरव्यू तक ले जाएगी। कंप्यूटर ऑपरेटर वो होता है जो लोगों के लिए कंप्यूटर पे काम करता है। ऑफिस असिस्टेंट वो होता है जो कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स हैंडलिंग भी करता है। और आप कह लें कि सेक्रेटरी भी वही होता है, मोर और लेस। फ्रंट डेस्क ऑफिसर्स वो होते हैं या ऑपरेटर्स वो होते हैं जो डायरेक्टली कस्टमर्स से डील करते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर वो होते हैं जो कंपनी का डेटा एक प्रॉपर एक्सेल फॉर्मेट में एंटर कर रहे होते हैं, यानी आप कह लें कि किताबों से और पर्चों से डेटा वो कलेक्ट करके कंप्यूटर पे ट्रांसफर करते हैं। कॉल सेंटर जॉब्स, कॉल सेंटर जॉब्स मेरे ख्याल से तो एक दिन में 100 आती होंगी हमारी नजरों के सामने से।
और उसमें अच्छी खासी अर्निंग भी है। हमारे पास 3 किस्म की कॉल सेंटर की जॉब्स होती हैं। एक वेब बेस्ड कॉल सेंटर्स जिसपे हम कॉल्स इनकमिंग और आउटबाउंड दोनों करते हैं। एक लोकल कॉल सेंटर्स होते हैं जिसमें पाकिस्तान के अंदर का बिजनेस चलता है, और एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर होता है जिसमें पाकिस्तान से बाहर कॉल्स या तो आती हैं इंटरनेशनल या जाती हैं, या हम कॉल करते हैं या कॉल आती है उनको। यानी कस्टमर्स या तो कॉल हमें कर रहे होते हैं या हम कस्टमर्स को कॉल कर रहे होते हैं, या तो हम कुछ सेल्स कर रहे होते हैं या सर्विसेज कर रहे हैं। तो ये कॉल सेंटर की जॉब्स तो कभी खत्म होने वाली है ही नहीं। लेकिन इसको हासिल करने के लिए जो बेसिक स्किल है हमारा, वो क्या है कि हमें कंप्यूटर ऑपरेट करना आता हो, हमें एक्सेल अच्छा आता हो, हमें बातचीत करने का तरीका, कम्युनिकेशन अच्छी आती है। इसके अलावा आजकल जब से कोविड आया है उसने हमें सिखाया कि जी वर्क फ्रॉम होम भी एक चीज होती है। तो वो वर्क फ्रॉम होम के हवाले से अगर मैं आपसे बात करूं कि रिमोट जॉब्स बहुत सारी ऐसी हैं कि जो लोग, बहुत सारे ऑफिस ऐसे हैं, वो ही कहते हैं कि जी हम अपनी बिजली, अपना इंटरनेट, अपना कंप्यूटर क्यों इस्तेमाल करवाएं, क्यों खर्च करें, क्यों ऑफिस का किराया दें, हम आपको जॉब देते हैं, आप ये सारी चीजें घर में बैठ के करें हमारे लिए। हेल्थ केयर भी आपके पास है, लैपटॉप भी आपके पास है, इंटरनेट भी आपके चलता है, तो आपको क्या करना है, आप खुद ही घर से ही बैठ के हमारा टास्क पूरा करें और जी पैसे ले लें हमसे, ऑफिस आने की जरूरत ही नहीं। दीज जॉब्स या दीज काइंड ऑफ जॉब्स आर कॉल्ड रिमोट जॉब्स, जो कि घर बैठे ही की जा सकती। चलो जी, मूविंग फॉरवर्ड फॉर लर्निंग आउटकम्स के जब हम बात करेंगे इस मॉड्यूल की, तो इसके बाद हम क्या क्या चीजें सीख जाएंगे। मैनेज एंड हैंडल ऑनलाइन एंड फेस टू फेस मीटिंग्स। अब यकीन करें, मीटिंग्स का मतलब क्या होता है, किसी भी इंसान से बातचीत करना, वो किसी भी मकसद से हो सकती है, और उसके बगैर तो फिर हमारा गुजारे नहीं है, जॉब ही नहीं है। क्योंकि अगर हम ऑफिस असिस्टेंट हैं तो कहीं ना कहीं हमें कस्टमर से बातचीत तो करनी है। दोज आर कॉल्ड मीटिंग्स। गूगल शीट्स का जमाना है जनाब, पहले हम एक्सेल पे काम करते थे, वो ऑफलाइन शीट्स होती हैं। गूगल शीट्स जो है वो ऑनलाइन शीट्स होती हैं, और ऑनलाइन शीट्स का मतलब क्या होता है कि एक ही वक्त में एक से ज्यादा लोग एक ही शीट पे काम कर रहे होते हैं। ऑफलाइन शीट तो क्या होती है कि मेरे पास एक शीट है, मैंने उस पर काम किया, काम करने के बाद ईमेल किसी और को की, उसके बाद वो देख सकता है कि उसमें क्या हुआ। ऑनलाइन शीट क्या होती है कि मैंने अभी काम किया और कोई और जो उस ऑनलाइन शीट को ऑपरेट कर रहा है, जिसके पास इस बात की इजाजत, राइट्स हैं, शेयर हुई हुई है शीट, वो लाइव देख सकता है कि मैं उसमें क्या काम कर रहा हूं। तो उसको हम कहते हैं गूगल शीट। बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब क्या होता है जनाब, हमारी ईमेल्स हमें बेहतरीन आ जाएंगी। जाहिर है जब हम किसी को सीवी भेजते हैं तो ईमेल एड्रेस पे भेजते हैं, उसमें एक अच्छा सा कवर लेटर होता है, अच्छी सी ईमेल लिखी हुई होती है जो अट्रैक्ट करती है आपको इस हवाले से कि अगर आपका कोई एम्प्लॉयर है तो वो ये देख के फैसला करता है कि यार ये तो बड़ा काबिल इंसान लग रहा है, तो वो उनको बुलाते हैं, फिर इंटरव्यू लेते हैं। तो इंटरव्यू तक जाने के लिए हमें बिजनेस कम्युनिकेशन एक्सपर्ट भी बनना है। नीचे आ जाता है फॉर्मल और इनफॉर्मल ईमेल, जो कि मैं ऊपर बता चुका हूँ कि बिजनेस कम्युनिकेशन ही ईमेल्स हैं जो कि फॉर्मल भी हैं और इनफॉर्मल भी हैं। फॉर्मल ईमेल्स तो वो होती हैं जो हम अपने क्लाइंट्स को करते हैं, इनफॉर्मल ईमेल्स वो होती हैं जो हम अपने ऐसे क्लाइंट्स को करते हैं जहां सेल्स की बात आती है, जहां थोड़ी पर्सनलाइजेशन की बात आती है, जहां बहुत रख रखाव की बात नहीं आती है। मिसाल के तौर पे आप यकीनन ऐसी दुकान से चीज खरीदना पसंद करते होंगे जहां वो आपको कहता होगा, मिसाल के तौर पे अगर आपका नाम फैजान है तो कहता होगा, अरे फैजान भाई आए हैं, अरे फैजान भाई बैठे, फैजान भाई चाय पिए, ना कि जी सर, आइए सर, क्या चाहिए। दे तो रहा है वो भी हमें चीज, लेकिन अपनेपन से नहीं दे रहा। उसे कहते हैं इनफॉर्मल ईमेल। जब हम किसी को करते हैं, एक तो हम करते हैं रिस्पेक्टेड सर, फलाना फलाना फलाना, और एक हम कहते हैं हाय जैस, हाउ आर यू। तो ये इनफॉर्मल और फॉर्मल हमारे पास दो किस्म के मॉड्यूल्स होते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। इफेक्टिवली यूज एमएस ऑफिस, जो कि आजकल के जमाने का सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है, इसके बगैर शायद सर्वाइवल नहीं है। अगर मैं बात करूं एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, तो ये एक बहुत बेसिक स्किल हो गया है। ये सीखना लाजमी है, जरूरी तरीन है जिंदगी में, सिर्फ एंट्री लेवल जॉब पाने के लिए भी। तो ये भी हम आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह, इसका भी एक्सपर्ट बनाएंगे। उसके बाद बात है हमारी कि हम कैसे अपने कामों को आसान बना सकते हैं, तेजी से कर सकते हैं, और ज्यादा एफिशिएंट कैसे कर सकते हैं, ये भी हम आपको सिखाएंगे। एक काम करने का तरीका होता है आम, और एक काम करने का तरीका होता है खास। हर काम को करने के दो तरीके होते हैं, और वो खास तरीके हम आपको हर काम करने के सिखाने वाले हैं इसी मॉड्यूल में, जो लर्निंग आउटकम्स आपको हासिल होंगे इंशाल्लाह। हमारे भाई हमजा का सवाल ये है कि हमने यू एक्सेल क्यों रखा। याद रखिए कि जब हम किसी इंसान का नाम रखते हैं तो उसको रखने की कैफियत, ऑब्जेक्टिव अलग होता है। जब हम किसी बिजनेस का नाम रखते हैं, जब हम किसी इदारे का नाम रखते हैं, जब हम किसी बिल्डिंग का नाम रखते हैं, जब हम किसी गाड़ी का नाम रखते हैं, जब हम किसी प्रोडक्ट का नाम रखते हैं, तो
नियत होती है डिफरेंट। इसमें मीनिंगफुल इंग्लिश या उर्दू जबान में होता है, और नामों में मीनिंगफुल उर्दू या फारसी जबान में होता है, या अरबी जबान में। याद रखिए। अब यू एक्सेल के बारे में बात करते हैं। ये बहुत ही आसान सी टर्मिनोलॉजी है। यू का मतलब क्या है? आप। एक्सेल का मतलब क्या है? ग्रोथ, तरक्की, बेहतरी, जिंदगी में आगे बढ़ना, जिससे वर्ड निकला है एक्सीलेंस, परफेक्शन। यू एक्सेल का मतलब क्या है? कि यहाँ काम करने वालों का जो मकसद है, ये बनाने वालों का जो मकसद है, वो क्या है? आपको स्किल्स सिखाना, आपको आगे बढ़ने के काबिल बना देना। यानी यहां से जब आप आके मॉड्यूल पूरा अटेंड करके जाते हैं, तो इवेंचुअली जो आपको नहीं मालूम था वो आपको आ जाता है। दिस इज कॉल्ड एक्सेलिंग इन लाइफ। जो मेरी लर्निंग्स हैं वो मेरी एक्सेलिंग। यू एक्सेल मतलब आप कुछ नया सीख के जाएंगे तो जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। वो जो एक कदम आगे है वो है एक्सेल। एक ऊंचाई है, एक स्टेप ऊंचा है, वो है एक्सेल। यू एक्सेल का मतलब क्या हुआ? आप आगे बढ़े। उसके अंदर आपको सीढ़ियां कौन देगा? हम। राइट? कदम कैसे, कब, कितना उठाना है, वो सलीका कौन देगा? हम। और हम सक्सेसर्स बनाते हैं। सक्सेसर बनाने का क्या मुराद है? देखें, ट्रेनिंग में और टीचिंग में क्या फर्क है? रटा रटाया सिलेबस पढ़ाया गया और वही पेपर में आ गया, ये है टीचिंग। ट्रेनर क्या करता है? दूसरे इंसान को इस नजरिए से पढ़ाता है कि वो आगे जाके किसी और को भी पढ़ाने के काबिल बन जाए। क्योंकि याद रखिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें सवाब भी है और रिस्क हलाल भी। मैं जैसे नर्स मिसाल के तौर पे फ्री में तो नहीं आती ना नर्स, अब उसका अपना घर भी चल रहा है, लेकिन वो किसी की खिदमत भी तो कर रही है ना। तो दो तरफा फायदा है। यू एक्सेल या मेरे या फरहान साहब के प्रोफेशन में क्या है? लोगों को इस काबिल बना देना कि वो आगे लोगों को इस काबिल बनाए कि वो किसी और को सिखाए। टीचर क्या करता है? जितना सिलेबस में है उससे आगे तो मुझे खुद नहीं आता, तो मुझसे पूछना भी मत, है जी। और अगर मुझसे पूछ लिया तो तुम्हारा सेमेस्टर तो गया, है जी। ट्रेनर क्या कहता है? उसको जो चीज नहीं पता होगी, क्योंकि ट्रेनर भी इंसान है, वो क्या करेगा? आई विल गेट बैक टू यू विद द आंसर। वो ढूंढेगा, खुद भी सीखेगा और आपको भी सिखाएगा। जो सीखने सिखाने के मैदान में आपकी उंगली पकड़ के दौड़ रहा हो ना, वो ट्रेनर है। और जिसने आपको पिंजरे में बंद कर दिया ना सर, वो टीचर है। फर्क बता दिया बड़ा खुल के। तो यू एक्सेल इज अ प्लेटफॉर्म जहां आपको उड़ना सिखाते हैं सर, पिंजरे की लग्जरीज नहीं सिखाते। आगे कैसे बढ़ना है जिंदगी में, ये सिखाते। यही सिखाने का हमारा अलमिया है, ऑब्जेक्टिव है, यही एम्बिशन है हमारा। आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा जी, जैसे कि फरहान साहब ने आपको शुरुआत में बताया था कि ये प्रोग्राम कैसे रन होगा, किस दिन हुआ करेगा, क्या शेड्यूल होगा इसका, क्या मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन होंगे इसमें, वो हम आपको बताएंगे ऑब्वियसली, ताकि बेहतर तौर पे आप अपना जहन बना सकें कि वेदर यू विल बी अटेंडिंग दिस सेशन वाया ऑनलाइन मोड ऑफ कम्युनिकेशन या फिजिकल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो हमारे पास दोनों मोड्स अवेलेबल हैं, ओपन फॉर यू ऑल, लाइव ऑन कैंपस और लाइव ऑनलाइन सेशंस वाया जूम। इसकी ड्यूरेशन है 2 महीने की, जिसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके बाकी हफ्ते के जो भी आप कह दें कि मसरूफियात आपकी जो होती हैं वो इफेक्ट ना हो। अच्छा, सैटरडे संडे का भी हमने टाइम ऐसा रखा है कि अम्मी को भी बुरा ना लगे कि बेटा तो मुझे खाला के घर लेके ही नहीं जा रहा। संडे के दिन अगर हमने रात को बुला लिया तो फिर कजन की शादी की बिरयानी तो मिस हो जानी है ना सर। ये हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS पोर्टल एक्सेस है, जिसमें रिकॉर्डिंग्स भी आपके शेयर की जाएंगी आफ्टर सेशन, और इसका एक्सेस भी आपको दिया जाएगा आफ्टर सर्टिफिकेशन भी, जिससे आप वक्तन फवक्तन ये भी जानते रहेंगे कि कौन से नए कोर्सेज आ रहे हैं। टोटल 4 मंथ्स के लिए फरहान साहब कहते हैं कि आपको इसका एक्सेस दिया जाएगा, 2 मंथ्स ड्यूरिंग द कोर्स एंड 2 मंथ्स आफ्टर द कोर्स, यानी दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 4 मंथ्स, जिससे आप इससे फायदा उठा सकेंगे 4 महीने के लिए, एंड इट विल बी एब्सोल्युटली फ्री फॉर ऑल ऑफ यू। यानी कि क्लास में अगर आप आए और अम्मी से डांट खा के आए थे, इतना ज्यादा जहन पे वो नहीं था, या फिर अम्मी ने कहा था कि जाओ बेटा बिजली का बिल भर के आ जाओ, और वो भूल गए, आज बिजली कटने वाली, तो सारा दिमाग तो वहीं रहेगा। लेकिन आपको यहाँ पे भी आना है, तो फिर घर जाके बिजली का बिल भरने के बाद एट द ईज ऑफ योर माइंड आप रात को रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं कि आज जो मैंने वहां रहते हुए नहीं देखा वो मैं वर्चुअली देख। ये हमारा LMS का यूजर इंटरफेस है, जिसे हम जिस तरीके से इस्तेमाल करेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। इसके यूजर क्रीडेंशियल्स भी ऑब्वियसली जब आपको एक्सेस दिया जाएगा तो आपको इसके यूजर क्रीडेंशियल्स भी दिए जाएंगे, लॉगिन क्रीडेंशियल्स जिन्हें कहते हैं,
यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हैं स्टोर, माई लाइब्रेरी और सर्च का ऑप्शन मौजूद है जो कि डिजिटाइज्ड है। अब आपको ये मालूम होगा कि आपको कौन सी रिकॉर्डिंग देखनी है, तो चैप्टर 1 डे वाइज यहाँ पे अपडेट होता रहेगा, चैप्टर 1 चैप्टर 2 फॉर एग्जाम्पल। और उसके साथ साथ मोबाइल ऐप भी आपको मिलेगी, यानी ये वेब बेस्ड वर्जन भी होगा जो आप कंप्यूटर पे भी लैपटॉप पे भी देख सकते हैं, और ऑन द गो आपके पास ये मोबाइल वर्जन भी होगा जिसे आप कहते हैं एप्लीकेशन वर्जन, ऐप वर्जन भी होगा आपके पास। बिल्कुल, जो आपके पास एप्पल और एंड्रॉइड वर्जन पे मौजूद होगा, वट एवर वेरियंट यू यूज विद रिस्पेक्ट टू एप्पल और एंड्रॉइड, तो आप डाउनलोड करके सेम चीजें उसमें भी देख सकते हैं जो आप वेब बेस्ड पोर्टल पे देखेंगे। ये प्रोफाइल है हमारे फरहान साहब का, फरहान काजी साहब, who is owning this company माशाल्लाह से, और इनके तवज्जो से तमाम सीखना सिखाना हो रहा है। आई वुड रियली अप्रिशिएट कि वो तमाम चीजें ये अमेरिका में भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में आने के बाद अपनी स्किल्स यहाँ लोगों में बांटना शुरू किया और सिखाना शुरू किया। आई वुड रियली अप्रिशिएट हिम। अगर आप उनकी प्रोफाइल को पढ़ें तो उन्होंने तमाम सर्टिफिकेशंस ऑफ परफेक्शन जो है वो ली ही यूएसए से हैं। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे तो देखे हैं जो यहाँ से पढ़ के बाहर चले जाते हैं और वहाँ कमाते हैं। बहुत कम लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो सिंसियर हैं पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी अवाम के कौम के साथ, कि जो वहाँ से सीख के आते हैं और यहाँ सिखाते हैं। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, मुझे लगता है कि टाइम हमारा जा रहा है। यू एक्सेल के बारे में मैं चाहता हूँ कि जिनका ये पर्सपेक्टिव इनिशिएटिव है वो ही अपने अल्फाज में इसे बयान करें तो बेहतरीन हो जाएगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर बिरयानी मैंने नहीं बनाई तो मैं उसके बारे में बता भी नहीं सकता कि वो बनी कैसे है, उसके अंदर कितनी मुश्किलात आई हैं और वो क्यों बनाई गई हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा फरहान साहब को कि फरहान साहब इसके बारे में बताएं, यूएक्सएल के बारे में, जो आप भी सुने और मैं भी सुनूं। All right, thank you so much, Faizan Sab. Such a wonderful introduction from your end. And this is Farhan Shahid Qazi, who will be now informing you about the UXL training platform, जहाँ पे आप ये आज orientation attend कर रहे हैं for certificate in office management. UXL platform is envisioned to bridge the gap between industry and academia, which means कि जो आप ग्रेजुएशन जब आप कंप्लीट कर रहे होते हैं या जब आप पढ़ रहे होते हैं और फिर उसके बाद जब आप जॉब मार्केट में एंटर होते हैं, मिसाल के तौर पे अभी आप बीकॉम कर रहे हैं या आप किसी भी अगर ग्रेजुएशन में अभी करंटली यू आर एंगेज्ड इन, जब आप ऑफिस इन्वायरमेंट में जाएंगे तो ऑफिस इन्वायरमेंट यूनिवर्सिटी में जब आप पढ़ रहे हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट है। ऑफिस इन्वायरमेंट में आपको कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए ताकि आप जो है वो सही तरह अपना मैसेज कम्युनिकेट कर सकें, आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स चाहिए, आपको एमएस ऑफिस के स्किल्स चाहिए, आपको लेटेस्ट जूम टेक्नोलॉजी चलाना है, ड्रॉप बॉक्स चलाना है, ऑनलाइन जो क्लाउड बेस्ड जो सॉफ्टवेयर हैं वो चलाना है। मकसद कहने का ये है कि आपकी ग्रेजुएशन तो हो गई या आपका डिप्लोमा तो हो गया, लेकिन आपकी सर्टिफिकेशन हो गई, लेकिन अब आप एक्चुअली जब आप जॉब मार्केट में जा रहे हैं तो आर यू रियली रेडी फॉर द मार्केट? एंड दिस कोर्स और दिस प्लेटफॉर्म, यूएक्सएल का प्लेटफॉर्म डिजाइन इज इन अ वे कि वो आप कोर्सेज कराए जाएं आपको जो कि आपको इंडस्ट्री के लिए रेडी करें। और बुनियादी तौर पे हमने इसमें फिर फोकस किया हुआ है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज को, विच इज फिनटेक। फिनटेक के ऊपर फोकस किया हुआ है ताकि फिनटेक से रिलेटेड जो स्किल्स गैप हो उनको कवर किया जाए। अगर मैं फिनटेक के ऊपर फर्दर चला गया तो ऑब्वियसली इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। यू कैन ऑलवेज सर्च इट एंड गूगल इट कि फिनटेक क्या है और किस तरीके से काम चल रहा होता है। इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ कि ये मिसाल के तौर पे जो आप मोबाइल ऐप चला रहे होते हैं या डिफरेंट ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे होते हैं या जो भी डिफरेंट बैंकिंग या फाइनेंस से रिलेटेड जो भी ERP इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, तो फाइनेंस में जो टेक्नोलॉजिकल स्किल्स चाहिए आपको ट्रेडिशनल फाइनेंस में, उसमें अगर जब टेक्नोलॉजी मर्ज हो जाती है तो वो हो जाता है फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। तो इसकी जो स्किल्स गैप है इसकी तरफ हम जो है वो ट्रेनिंग्स आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं ताकि जब आप इंडस्ट्री में एंटर हो, जॉब करने शुरू करें, तब आप इजीली जॉब कर सकें, आपके पास ऑलरेडी स्किल्स हो। With that, I would also like to inform you here that we are registered with STEFTA, Sin Technical Education Vocational Training Authority। जैसा कि गवर्नमेंट ने हर पर्टिकुलर इंडस्ट्री, हर पर्टिकुलर डोमेन के लिए अलग से एक रेगुलेटिंग अथॉरिटीज बनाई हुई है। ऑयल इंडस्ट्री है तो ऑयल के लिए अलग से है, अगर पैमरा है तो पैमरा जो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटिंग, राइट। तो इस तरीके से हर उसकी एक रेगुलेटिंग बॉडी बनाई गई। तो ट्रेनिंग्स जो हैं उसके लिए भी एक रेगुलेटिंग बॉडी बनाई गई जिसका डोमेन का नाम है स्टेफ्टा, सिन टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी। तो हम स्टेफ्टा से रजिस्टर्ड हैं और इसके साथ साथ जो आपको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं वो ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड सिंध, गवर्नमेंट ऑफ सिंध TTB से आपको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं।
और टेस्टिंग जो है वो आपकी जो है वो यहाँ पे जो सारे सर्टिफिकेट इंडोर्समेंट होती है यहाँ से। तो इसका मतलब ये है कि जो सर्टिफिकेट्स हैं वो इट्स नॉट ओनली कि वो यूएक्सएल इदारा दे रहा है, लेकिन यूएक्सएल इदारा थ्रू द इंडोर्समेंट ऑफ द गवर्नमेंट दे रहा है, गवर्नमेंट से वो इंडोर्स हो रहे हैं सर्टिफिकेट, राइट। तो उससे क्या होता है कि ऑथेंटिकेशन आ जाती है जब सर्टिफिकेट्स आपको मिल रहे होते हैं, राइट। इसके साथ साथ हम कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज केसीसीआई के मेंबर हैं, और इसके साथ साथ हम एसडीसी कराची, स्किल डेवलपमेंट काउंसिल कराची, जो कि प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग का, उसके साथ भी हम एफिलिएटेड ट्रेनिंग पार्टनर। तो दैट इज व्हाट रियली द होल यूएक्सएल इज यूएक्सएल इंट्रोडक्शन। और इसमें जो है हम और भी बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे थे, बट आज हमारा फोकस ऑफिस मैनेजमेंट। ये हमारा जो है वो सोशल मीडिया पे माशाल्लाह जैसे कि आप देख रहे होंगे काफी अच्छा एक प्रेजेंस है। सोशल मीडिया पे हमें डिफरेंट रिकमेंडेशंस और रिव्यूज मिल रहे होते हैं, और मेन चीज ये है कि ये तभी मिलते हैं जब ऑब्वियसली कोई सेटिस्फाइड है। ये सारे जो हमारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने पहले हमसे ट्रेनिंग अटेंड की हुई यूएक्सएल, तो जैसे यूएक्सएल हैज enhanced my soft skills which are highly required in any field. After completing two short courses, alhamdulillah, I got significant growth in my salary and profession. So these are, और ये लाइव फेसबुक के वो रिव्यूज है, मतलब फेसबुक पे इन्होंने अपने लिखे हैं, और ऑब्वियसली उनको सर्विसेज दी गई हैं, वो सेटिस्फाई हुए हैं, तो तभी उन्होंने लिखा है, राइट। उसके अलावा फर्दर हमारे ये कुछ और भी रिव्यूज हैं जो कि गूगल मैप्स पे हैं, गूगल रिव्यूज हैं, और उसके अलावा हमारे जो है वो लिंक्डइन प्रोफाइल पे रिव्यूज हैं, तो और यूट्यूब पे रिव्यूज हैं। तो मकसद ये है कि सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे हमारे जो पार्टिसिपेंट्स है वो रिव्यूज दे रहे होते हैं, और वो ऑथेंटिकेटेड उनकी अपनी प्रोफाइल से रिव्यूज होते हैं। तो और उसमें जो है वो आपको बुनियादी मकसद कहने का ये होता है कि दे आर ऑल सेटिस्फाइड बाय द सर्विसेज, तभी वो जाहिर है सारी